बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूँ यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार राना मोहम्मद असीम साहब। नाज़रीन, बजट सेशन है, लेकिन बजट सेशन से हाज़री से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब देते हैं और हाज़री से इस्तिस्ना की दरख्वास्त उनकी मंजूर भी हो जाती है। हमज़ा शहबाज साहब देते हैं और उनकी भी हाज़री से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर हो जाती है। इसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कहती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हमने मना लिया। मोहतरमा आसिफ़ा भुट्टो जो हैं वो तकरीर करती हैं और तकरीर में वो बजट के ख़िलाफ़ बोलती हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शराइत क्या है? शराइत ये हैं कि लॉ ऑफिसर्स तैनात किए जाएंगे, जो उनका एग्रीमेंट हुआ था। बल्दियाती नुमाइंदे जो हैं उन तक इख्तियारात मुंतकिल किए जाएंगे, बल्दियाती इलेक्शंस होंगे। ये उनका फ्रेमवर्क था। तो क्या उनका इख्तलाफ बजट के हवाले से है या बुनियादी इख्तलाफ वो कुछ और है और बजट के हवाले से और है? हुकूमत कहती है उनको मना लिया जाएगा, लेकिन हुकूमत ने इसी हद तक जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी मनाने की कोशिश की। और एक दिन तो ख़बर ये भी आ गई कि मौलाना के भाई जो हैं उनको कमेटी की सरबराही अगर दी जा रही है तो उन्हें अपनी तरफ राग़िब करने का ये पहला इशारा है। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो बात की है मियाँ शहबाज शरीफ साहब के बारे में कि वो सिर्फ कुर्सी पर बैठे हुए हैं, वो वज़ीर आज़म नहीं है, मुल्क वो नहीं चला रहे, जब वो ये बातें कर रहे हैं तो फिर साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इत्तेहाद की बात जब उन्होंने की और उन्होंने ये कहा कि इत्तेहाद होना चाहिए। अच्छी बात है अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इत्तेहाद की बातें कर रही है, लेकिन अगर उसका फ्रेमवर्क हमारे साथ तय कर लिया जाता तो ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन उन्होंने कहा कि इत्तेहाद देर पा होना चाहिए, ये ना हो कि मारूजी इत्तेहाद हो और मकासद पूरे होने के बाद लोग जो हैं वो नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी बन जाएँ। तो यानी उन्होंने पिछली ठेस जो उन्हें पहुंची हुई है इत्तेहाद की सूरत में कि जिसमें उनके मुतालिबात नहीं माने गए थे और अब उन्हें इत्तेहाद से दूर रख के एक हुकूमत साजी हो गई है और उन्होंने उसके ऊपर बात किया। फिर आज गंडापुर साहब इमरान खान साहब से मुलाकात करते हैं और उस मुलाकात का अहवाल आकर बताते हैं और वो भी इस ऑपरेशन के बारे में ही बात करते हैं और साथ ही साथ अपने सूबे के हुकूक के बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि 500 से ज़ायद अरब जो हैं वो विफाक ने देने हैं, लेकिन विफाक दे नहीं रही और विफाक जब इतना बजट हमें नहीं देगी और हम अपने अवाम की मुश्किलात देखेंगे तो फिर हम क्या कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आज जो समात हुई सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट की समात में सलमान अकरम राजा साहब के दलाइल जो कमल शोज़ब साहिबा की तरफ से वकील थे, फैसल सिद्दीकी साहब के दलाइल जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से थे और जो मुकालमे हुए हैं चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस अतर मुनल्ला के माबैन और जिस पे सू मोटो लेने का भी कहा गया और जिसमें नज़र सानी दरख्वास्त की भी बात की गई कि एक नज़र सानी दरख्वास्त भी आपके पास मौजूद है। और उसके साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला जो है इलेक्शन कमीशन के ट्रिब्यूनल की तब्दीली के फैसले को मुअत्तल करने के हवाले से है। तो ये पूरा सियासी मंजरनामा किस तरफ को जाएगा, इसी पे बात करते हैं राना साहब की। राना साहब, बात का आगाज़ मौलाना फजलुर रहमान साहब की स्टेटमेंट से। क्या समझते हैं कि मौलाना की स्टेटमेंट जो है, जो उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया मुल्की मामलात के ऊपर और बाकायदा तौर पर टारगेट किया शहबाज शरीफ साहब को कि वो तो वज़ीर आज़म ही नहीं है, तो ये किस तरफ को हालात जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। यासिर साहब, आज आप दो प्रेस कॉन्फ्रेंस से देखें, एक ना देखें, दो देखें। एक मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस पे उन्होंने शहबाज शरीफ को खुल के आरे हाथों लिया और कह दिया कि ये वज़ीर आज़म है ही नहीं। दूसरा, उन्होंने हुकूमत की पॉलिसियों पर, हुकूमत के इक़दामात पर, हुकूमत के किसी भी एक्शन पर खुलकर अदम एतमाद कर दिया। इससे दो चीज़ें बड़ी क्लियर हो गई कि मौलाना फजलुर रहमान, याद है मैंने इसी प्रोग्राम में कहा था कि मौलाना साहब नहीं मानेंगे, मौलाना साहब मानेंगे नहीं, पीपल्स पार्टी इनकार नहीं करेगी। मौलाना साहब राज़ी नहीं होंगे, पीपल्स पार्टी नाराज़ नहीं होगी। वो भी मैं आपको बताऊँगा किस तरह। बात यह है कि मौलाना साहब जो है वो एक बहुत सी चीज़ें तय कर चुके हैं और मौलाना साहब की बहुत सी चीज़ें तहरीक के इंसाफ के साथ तय हो चुकी हैं और उन तय हुई चीज़ों के बाद एक बात आप ज़हन नशीन कर लें, लिख के रख लें कागज़ पर कि मौलाना साहब अगले महीने से ऐसे ऐसे फाइल करेंगे, ऐसी ऐसी चीज़ें सामने लाएंगे, ऐसे ऐसे एहतजाज के हवाले से प्लानिंग हर चीज़ करेंगे। ये सिर्फ मुहर्रम है ना, मुहर्रम 10 मुहर्रम गुजरने दें, आप उसके बाद देखिएगा कि कौन सी चीज़ किस तरफ जाती। बहुत सी चीज़ें मुहर्रम के एहतराम में, 10 मुहर्रम के एहतराम में ज़रा सरगर्मियाँ सुस्त तो नहीं होंगी, लेकिन यह है कि कोई बहुत बड़ा सियासी धमाका जो है ना अवामी तौर पर सतह पे वो नहीं होगा।
एक तो मौलाना साहब का सेन में रख ले कि मौलाना साहब राज़ी नहीं है। मौलाना साहब की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ जो बैठे थे वो हुकूमती इत्तेहादी थे ना, मालिक साहब जी। तो दूसरी तरफ एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जो उन्होंने की कुंडी साहब ने, उनके साथ ANP बैठी थी। ANP ने भी ऑपरेशन पर अदम एतमाद का इजहार किया मौलाना के साथ। नहीं सर जी, क्या हो गया आपको? कुंडी साहब गवर्नर KPK के नहीं, साथ, मैंने कहा मौलाना के साथ भी उन्होंने इस बात के ऊपर इत्तेफाक किया, दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी के साथ भी जी किया। पीपल्स पार्टी दोनों हुकूमती, एक तरफ हुकूमती शख्सियात का साथ बैठी है तो ये कहा गया, और एक तरफ हुकूमती शख्सियत को वज़ीर आज़म पाकिस्तान को जो चंद दिन पहले हरियत पता करके आए, जो चंद दिन पहले मिल के आए, जिनके जो ये तासर दे रहे थे सारे दुरुस्त है। मैंने उस दिन भी कहा था ये फ़ोटो सेशन है, ये सिर्फ फ़ोटो सेशन है, ये तस्वीर दिखाने के लिए है, ये किसी को ये बताने के लिए नहीं जी अगर आप ना माने तो ये मान जाएंगे। तो मौलाना साहब तो नहीं मान रहे। मौलाना साहब और तहरीक इंसाफ में बहुत से मामला फाइनल हो चुके हैं और बहुत से मामला फाइनल होने वाले हैं। वो जुमेरात के रोज़, मैं आपको दिन भी बता रहा हूँ, वो जुमेरात के रोज़ चीज़ें फाइनल हो जाएगी। नंबर 1। नंबर 2, अब बात यहाँ पर पाकिस्तान, आपने बड़ी बात की, मियाँ नवाज शरीफ साहब की छुट्टी मंजूर हो गई। वो छुट्टी तो उनकी उस दिन से मंजूर है, बल्कि वो छुट्टी ना भी देते तो छुट्टी होगी हुई थी। जब वो वज़ीर आज़म नहीं बने तो असम्बली में क्या करने जाएंगे? मुझे एक बात बताए ना यासर साहब, मुझे बात बता देना। एक वज़ीर आला नहीं बना, उसने क्या लेने जाना था? एक वज़ीर आज़म नहीं बना, उसने क्या लेने जाना था? हमजा शहबाज वज़ीर आला नहीं बना, नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म नहीं बने, और आज बाहर ने लगाया हुआ मियाँ साहब की तरफ से कि जनाब मियाँ साहब तो इस बजट पर सख्त नाला हैं। वो कहते हैं सफ़ेद पोश तो मर गया, सफ़ेद पोश के लिए तो तबाही है, मियाँ साहब तो किसी सूरत बजट की मंजूरी और फलां मियाँ साहब तो नहीं जाएंगे। अब मुझे 2 चीज़ों का बड़ा क्लियर हमें सवाल का जवाब मिल गया है कि इसका मतलब है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर मियाँ नवाज शरीफ की जो लॉबी है, जो मियाँ नवाज शरीफ के हम है, वो इस बजट से खुश नहीं है। और अगर वो लॉबी खुश नहीं है तो इसका मतलब है बहुत से अरकान असम्बली खुश नहीं है, जिनको अपने हलकों में जाते हुए ये अवाम की बातों का सामना करना पड़ता है, अवाम की तरफ से जो सख्त अल्फाज हैं वो सुनने पड़ते हैं। और इसी वजह से अभी तक मुस्लिम लीग नून अपने 100 दिन मुकम्मल करने के बावजूद भी ना सूबे में ना वफाक में कोई ऐसा बड़ा अवामी जश्न नहीं कर सकी जिसमें वो कहे कि जी हमारे ये 100 दिन मिसाली 100 दिन थे और हमारे ये 100 दिन जो है जनाब इस पर अवाम खुश है। एक रिपोर्ट ज़रूर शाया करवा दी गई, वो सर्वे जिस तरह शाया होता है, जिस तरह आता है, और जिसमें वो सारा कुछ दे दिया गया। अब आ जाते हैं ज़रा मोहतरम इस्तेमाल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ। बात यह है कि पीपल्स पार्टी के हर रुकन ने मुखालफत अपनी तकरीर में की है इस बजट की। आसफा भुट्टो साहिबा ने भी मुखालफत की है, सुरैकल बिलावल साहब तकरीर कर रहे हैं, वो भी डट के मुखालफत करेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी कौमी मफादात के तहत इस बजट को मंजूर भी करवाएंगे। 28 से पहले बजट मंजूर हो जाएगा, 28 को हो या 28 से पहले हो, ये बजट मंजूर होगा। और बजट की मंजूरी में पीपल्स पार्टी अपना पूरा हिस्सा डालेगी, पूरा हिस्सा। इसलिए कि यार ये मैं कह रहा हूं कि पीपल्स पार्टी के पास सेकंड ऑप्शन ही नहीं है। चलिए आप मुझे बता दें क्या पीपल्स पार्टी के पास कोई और ऑप्शन है? जब आपने गवर्नर अपने ले लिए, जब आपने वज़ीर आला अपने ले लिए, जब आपने सदारत का ओहदा ले लिया, जब आपने डिप्टी स्पीकर का ओहदा ले लिया, जब आपने चेयरमैन सेनेट का ओहदा ले लिया, तो फिर किस बुनियाद पर आप इनका साथ छोड़ेंगे? फिर किस बुनियाद पर आप इनके बजट को रिजेक्ट करेंगे? फिर किस बुनियाद पर आप इस इत्तेहाद को छोड़ेंगे? आप देखें ना, गवर्नर पंजाब पीपल्स पार्टी, वज़ीर आला बलोचिस्तान पीपल्स पार्टी, चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली पीपल्स पार्टी, वज़ीर आला सिंध पीपल्स पार्टी, भाई गवर्नर केपी जी गवर्नर केपी पीपल्स पार्टी है। अब मुझे बताएं पीपल्स पार्टी के पास तो अगर आप गौर करें तो मुस्लिम लीग नून से ज्यादा होते हैं नहीं है, कहीं नहीं जाएगी उसके विदास।
अगर मुस्लिम लीग नून से ज़्यादा ओहदे किसी जमात के पास है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है। आप गिन के देख लेना, पंजाब में एक गवर्नर उनके पास है, सबसे बड़ा आईनी ओहदा सदारत वो उनके पास है, सिंध के अंदर वज़ीर आला उनका है, बलोचिस्तान में वज़ीर आला उनका है, KPK में गवर्नर उनका है, नून लीग के पास क्या है, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला और एक गवर्नर, इसके अलावा क्या है, कैबिनेट। यार कैबिनेट तो ये वज़ीर आज़म आ गया तो एक ही चीज़ आ गई ना, सारे मजे तो हो गए। अब आईनी तौर पर तो आईनी जो होते हैं, आईनी बड़े होते, वो सारे पीपल्स पार्टी के पास है। तो पीपल्स पार्टी किस तरह फिर इस बजट की जिम्मेदार नहीं, पीपल्स पार्टी किस तरह भी कहेगी कि हम जनाब जिम्मेदार नहीं। ये सब जमा तफरीक हो, ज़ुबानी जमा तफरीक हो रहा है। सब ने अपनी अपनी सियासत करनी है। इन दोनों सियासी जमातों ने अपनी आवाम को मज़ीद बेवकूफ़ बनाने के लिए, आवाम को मज़ीद जो है एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने के लिए, आवाम को मज़ीद जो है वो ये कहने के लिए कि जनाब नहीं हम आपके बहुत बड़े हमदर्द हैं, हमने बड़ी डट के मुखालफत की है, लेकिन क्या करें, मुल्क के लिए ज़रूरी था कि हम किसी तरीके से जनाब ये सारा कुछ इस बजट को मंजूर करा लेते। अगर ना करवाते तो ये आगे से ये हो जाना था। ये जो फैसल वाडा साहब जिस वक्त कहते हैं ना ठुक के बजट मंजूर होगा और ठुक का नचकारी होगी, नचकारी पे मैं कह रहा हूँ कि फड्डे पड़ेंगे। बजट ठुक के मंजूर होगा और पीपल्स पार्टी अपना पूरा हिस्सा डालेगी अब तक की जो इतलात है उसके मुताबिक। बाकी रहेगी बात अली अमीन गंडापुर। आज अली अमीन गंडापुर को एक नई हदायत मिल गई यासिर साहब, और नई हदायत के मुताबिक अली अमीन गंडापुर काम करेंगे। और वहाँ आज एक और ख़बर आपको ब्रेक कर दूँ जी, ये जो कल से बड़ा एक शोर मचा हुआ है ना, बड़ा एक शोर मचा हुआ है, शहरियार अफरीदी इस्तीफ़ा दे रहे हैं जी, ये फ़लाँ हो रहा है, फ़लाँ हो रहा है जनाब, वो कह रहे हैं पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात। ये मैं आपको हकीकत कह रहा हूँ, कोई अंदरूनी इख्तलाफात की बुनियाद नहीं है। मेरी अपनी बात हुई है जुम्मेदार लोगों से, मेरी बात समझ ले शहरियार अफरीदी साहब से भी, और ये कहा गया है कि वो इस बात पे गुस्से में है कि क़यादत जो है, बाकी जो लोग हैं जो वोट लेकर आए हैं तहबानी तहरीक इंसाफ के नाम पर, वो जो वोट लेकर आए हैं अपने तहरीक इंसाफ के चेयरबानी के नाम पर, जिनको वोट इस बुनियाद पे पर है, उनकी रिहाई के लिए तहरीक क्यों नहीं चला रहे, उनकी रिहाई के लिए संजीदा क्यों नहीं हो रहे, उनकी रिहाई के लिए अपना आप क्यों नहीं दिखा रहे, उनकी रिहाई के लिए क्यों नहीं निकले, ये बात। और उनको इस्तीफा कोई नहीं देने देगा। मेरी आज जब KPK हाउस में इजलास हो रहा था तो मेरी कुछ लोगों से बात हुई, तो शेर अफजल खान मरवत का भी इसी हवाले से यही मौक़िफ़ है कि चूँकि सबको हार्ट है ना, यानी उन्होंने तो ये भी बात की कि जो शानदाना गुलजार, शहरियार अफरीदी, असद कैसर, जुनैद अकबर, इन लोगों के ऊपर उनकी करैक्टर असैसिनेशन से अगर बाज नहीं आएंगे तो मैं फिर बोल के बताऊंगा कि कौन दूसरे टोले का बंदा। मैं आपको एक बता दूं, असद कैसर तो या जुनैद अकबर कोई ऐसी बात नहीं, सिर्फ एक ही है जो ज़्यादा एक्टिव है, जो चाहते हैं कि फौरी तौर पर इमरान खान की रिहाई के लिए तहरीक चलाई जाए। वो एक बड़ी लॉबी है जो चाहते हैं कि मुसालहत के साथ चला जाए, मुसालहत के साथ। वो एक और है, लेकिन आज एक पैगाम चला गया, उस पैगाम के बाद आपको आइंदा आने वाले चंद दिनों में बहुत सी चीज़ें तेज़ी के साथ तहरीक इंसाफ के अंदर, सुन्नी इत्तेहाद कौंसल के अंदर बड़ी तेज़ी से तब्दील होती नज़र आएगी। और एक तरफ से नहीं, ये दो तीन इतराफ़ से तब्दील होती नज़र आएगी। अगर तहरीक इंसाफ तब्दील कर रही होगी तो उनके मुखालफिन भी अपनी हिकमत अमली तब्दील कर रहे होंगे। नाज़रीन, मौलाना फजलुर रहमान साहब को अपनी तरफ बुलाने के लिए उनसे मुलाकात भी की गई। ये भी कहा गया, जिस तरह बकौल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, जो इस वक्त एक बड़े आईनी ओहदे के ऊपर भी मौजूद हैं, उनकी तरफ से भी ये बात की गई कि मौलाना साहब जो हैं वो हुकूमती बेंचेस का ही आप हिस्सा समझें, वो PTI के साथ नहीं जाएंगे। तो आज जब मौलाना ने PTI से इत्तेहाद के बारे में बात की है, जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि अगर बातचीत ज़्यादा कर ली जाती और बैठ के हिकमत अमली तय कर ली जाती तो हो सकता है उसके निकात मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन जो इत्तेहाद है वो मारूज़ी नहीं होना चाहिए, वो मुस्तकबिल के ऊपर भी मुहित होना चाहिए और वो मकासद के तहत नहीं होना चाहिए कि मकासद पूरे हो जाएँ तो फिर निकल लें। तो जो उन्होंने बातें की हैं
वो बातें किस तनाजुर में हैं और आने वाले दिनों के अंदर अगर ये अपोजिशन का इत्तेहाद बनता है तो इसके मकासद क्या होंगे और कितने देर पाओगे, इसी पे बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया है सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने। कामरान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कामरान साहब, जिस तरीके से मौलाना ने ये कह दिया सीधा कि शहबाज शरीफ साहब तो सिर्फ कुर्सी पे बैठने के लिए हैं, वो वज़ीर आज़म थोड़ी हैं, फैसले तो कोई और कर रहा है। और फिर उन्होंने ये कहा कि पार्लियामेंट में कुछ लोग हैं, जब वो बैठे होंगे तो फैसले कौन करेगा। फिर उन्होंने ये भी कहा कि सबको अपने हुदूद के अंदर रहना चाहिए। तो ये तलखी जो बढ़ती चली जा रही है, ये अपोजिशन के इत्तेहाद की तरफ माइल होने के लिए है या फिर इंतज़ार किया जा रहा है कि हुकूमत की तरफ से फिर कोई पेशकश आए? देखिए, अगर पेशकश के इंतजार में अगर हम होते तो प्राइम मिनिस्टर खुद आ गए, नकवी साहब भी आ गए, 2 दफा आ गए बल्कि नकवी साहब, शहबाज साहब का भी 1 दफा फोन आ गया, 1 दफा वो खुद आ गए। तो कमेटी बनाने की भी वो तजवीज़ उनके पार्ट पे आ गई थी, सब कुछ था। तो ये इस बात का इंतजार यकीनन नहीं किया जा रहा कि वो तशरीफ लाएंगे। अगर आप ग्रीवेंस को अगर ये समझते हैं कि ग्रीवेंस का मतलब जो है ना वो कोई ओहदे लेना और ओहदे देना है, तो फिर तो ये बात जो है ना शायद बड़ी आसानी से ख़त्म हो जाती कि अगर अपोजिशन में और हुकूमत में अगर कोई फ़र्क है तो इस वक्त फ़र्क सिर्फ JUI का है। JUI जिस तरफ अपना पल्ला डालेगी, जिस तरफ अपना वज़न डालेगी, वही जो है ना वो आगे मुस्तकबिल का वो होगा। मगर ये जो है ना हमको जो जिस तरह से अपना नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने रेंट ए क्राउड जो है ना वो समझ के, और उसके बाद जो है ना वो जब इलेक्शन की बारी आई तो इस हद तक भी नहीं गए कि जो हमारी इवन लीडरशिप थी उसके मुकाबले में भी कैंडिडेट खड़े कर दिए, हालांकि वो 10वें 20वें नंबर पे भी वहाँ उन इलाकों में स्टैंड नहीं करते। तो अगर अपना एक इत्तेहाद बनाएं, उसका एक लीडर बनाएं, और उसके बाद जब इलेक्शन का मौका आ जाए तो फिर उसको हराने में जो है ना उसकी मदद की जाए, तो मेरा ख्याल है कि इस तरह की फिर इत्तेहाद को छोड़ देते हैं, फिर हम अपनी पॉलिटिक्स करते हैं। अब भी जो है वो इस तरह अगर इत्तेहाद बनाना है कि जी सिर्फ जो है ना इस हुकूमत को गिरा दिया जाए और उसके बाद फिर हम आपस में जो है ना एक दूसरे को गिराने के चक्कर में या एक दूसरे को ख़राब करने के चक्कर में कि कल ये किसी ओहदे का उम्मीदवार ना बन जाए, तो उससे बेहतर ये है कि वो इत्तेहाद ना बने, तो हमको रेंट ए क्राउड जो है ना समझा जाए। अच्छा, अब हम ये समझ लें कि मौलाना साहब ने अपना हतमी फैसला कर दिया है, सारी पेशकशें, सारी लालच देने की कोशिशें सारी रायगा चलेगी हुकूमत की, और मौलाना साहब की आज की जो गुफ्तगू है उसके बाद तो यही पता लगता है कि मौलाना साहब बस फाइनल ऐलान कर चुके हैं, अब उन्होंने सिर्फ कॉल देनी है। नहीं, इसको इस तरह से ना समझिए, इसको इस तरह से देखिए। हम अगेन जो है ना हम किसी के लिए जो है ना कोई ऐसी दोस्ती की आखिरी हद तक जाने के लिए तैयार नहीं है और किसी इसी तरह से किसी दुश्मनी की हद तक भी जाने के लिए तैयार नहीं है। प्रिंसिपल स्टैंड होगा। प्रिंसिपल स्टैंड ये है कि मैंडेट चोरी हुआ है, ये हम रिपीटेडली कह रहे हैं कि मैंडेट चोरी हुआ है, मगर मैंडेट की चोरी में हमारा मैंडेट भी चोरी हुआ है जिसमें खैबर पख्तूनख्वा का सूबा भी शामिल है। उस मामले का सेटलमेंट भी होना चाहिए, और फिर अगर कोई मिल के जद्दोजहद होनी है तो उसके बाद आइंदा क्या होना है। आइंदा जो है ना वो कोई इस तरह से मिल के इलेक्शन लड़ना है, अलग से इलेक्शन होकर लड़ना है, क्या आइंदा का मंसूबा क्या है। कोई हम एस्टेब्लिशमेंट को आइंदा जो है ना हमने निकाल बार करना है, या एस्टेब्लिशमेंट ने कल एक को निकाल के दूसरे के सर पे सवार हो जाना है। कल एक के साथ 2018 में जो है ना एस्टेब्लिशमेंट किसी और से मिली हुई थी, 2024 में एस्टेब्लिशमेंट किसी और से मिली हुई है। तो इस तरह की अगर ये बारियों वाला चक्कर है तो फिर हम उसका हिस्सा नहीं है, फिर हम अपनी जद्दोजहद करेंगे। मगर अगर कोई असूलों के ऊपर बात हो सकती है और कोई लंबे लॉन्ग टर्म पे बात हो सकती है, फिर यकीनन जो है ना वो फिर पार्टी की मंजूरी से, वो भी पार्टी की मंजूरी से हम आगे बढ़ेंगे। यानी कामरान साहब, आप ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से माजी करीब में हमने एक इत्तेहाद देखा और फिर इलेक्शन कैंपेन के अंदर एक दूसरे के मुखालिफ देखा, तो हम सवाल पूछते थे तो वो कहते थे कि वो वक्ती इत्तेहाद था, वो उस वक्त के लिए था, और हर पार्टी के नज़रियात अलग से हैं, हर पार्टी का मंशूर अलग से है, तो इसलिए हम सियासत के अंदर मुखालिफ हैं। यानी आप ये समझते हैं कि माजी करीब से आपने जो सीखा है उससे मुस्तकबिल में अगर कोई इत्तेहाद बनाना है तो वो देर पा होना चाहिए, जो इलेक्शन के करीब जाके फिर एक दूसरे के मुखालिफ ना हो। ऐसा ही ऐसा भी है, जो माजी करीब में जो इत्तेहाद था और उसमें इस हद तक भी गए कि जब कोई सीट एडजस्टमेंट की बात आई
तो इस तरह से भी इंसल्ट की गई कि फिर आप पंजाब में अगर हम आपको कोई सीटें देंगे तो फिर वो हमारे निशान पे इलेक्शन लड़ेंगे। तो ये एक अजीबो गरीब सी बात है, यानी कैंडिडेट वो हमारा होगा, निशान आपका होगा और उस पर इलेक्शन लड़ेंगे। ये पता नहीं कौन से अरस्तु जो है वो इस तरह के जो है ना वो मंसूबे जो है वो पेश करते रहे। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ पे आप कहीं पे स्टैंड ही नहीं करते, जिनके खिलाफ हम सब ने मिल के जदोजहद की है, उनको जिताने के लिए आप जो है ना हमारे खिलाफ भी सफ आ रहा हुआ है। आप कहीं पे नहीं, आप कहीं पे फिक्र ही नहीं करते, वहाँ पे चंद हजार वोट लेके और हमको माइनस करवाया आपने। तो इस तरह के इत्तेहाद बनाने से इत्तेहाद ना बनाना बेहतर। अच्छा, आज की जो बात है कि शहबाज शरीफ साहब सिर्फ कुर्सी पे बैठे हैं, उनके पास इख्तियारात कोई नहीं, नाम के वज़ीर आज़म है, वज़ीर आज़म है नहीं, आप समझते हैं? इससे पहले इमरान खान साहब वो वज़ीर आज़म थे, वो इमरान खान भी ने उन्होंने कहा कि जी ये सारे जो है ना MNAs जो है ना हमको कोई और इकट्ठे करके दिया करता था। तो ये पाकिस्तान का तो अलमिया यही है, इसी अलमिये को ख़त्म करना चाहते हैं हम। इस अलमिये से बाहर निकलिए तो फिर आगे चलेंगे। ये अगर फर्ज करिए कि एक को गिराने के लिए दूसरा एस्टेब्लिशमेंट के साथ हाथ मिला के और फिर आगे आ जाए और फिर उसके बाद वो एस्टेब्लिशमेंट की नौकरी करे, तो उससे बेहतर है कि फिर हम फरीक ना हो, वो अपने तौर पे जद्दोजहद करें, हम अपने तौर पे जद्दोजहद करें। अच्छा कामरान साहब, एक चीज़ बताइएगा, आप उस सेटअप का हिस्सा रहे हैं जिस सेटअप के बारे में मोहम्मद ज़ुबैर साहब जो साबिक लीगी रहनुमा हैं, जो अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से अपनी राहें जुदा कर चुके हैं, वो ये कहते हैं कि उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट यानी बाजवा साहब के साथ मिल के ये हुकूमत गिराई गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और तब ये हुकूमत मार्च वजूद में आई, जिसमें वो ये भी कहते हैं कि रवाबित भी हुए और मुलाकातों तक का इंकशाफ किया, जिस पे आज मलिक अहमद खान साहब ने कहा कि अगर आप वो मुलाकातों का सही हवाल नहीं बताएंगे तो फिर आपको कानूनी चाराजोई का सामना करना पड़ेगा। तो उनके इस क्लेम के ऊपर कि जिसमें हिस्सादार आप भी थे, आपकी राय क्या? देखिए, हम उस इत्तेहाद पे तो शरीक थे, मगर इस बाकी चीज़ों के हम शरीक नहीं थे। तो ये अब घर का बेदी अगर लंका ढहा रहा है तो वो दुरुस्त कह रहे होंगे, या गलत अगर कह रहे हैं तो वो उनको सू करें, मगर ये बात हमारे इल्म में नहीं थी, या कम से कम मेरे इल्म में नहीं है कि इस तरह की कोई मुलाकातें हुई थी। वैसे भी मेरा जो है ना वो स्टेटस ऐसा नहीं है कि मुझे इस तरह की बातें जो है ना मेरे इल्म में लाई जाएं। तो ये कम से कम हम इस बात को नहीं जानते थे। मेरा ख्याल है हमारी पार्टी में भी कोई ऐसी बात को नहीं जानता था। तो अब उनकी अपनी पार्टी के लोग अगर कुछ कह रहे हैं, अगर वो साबका पार्टी के हैं, तो यकीनन उसको वेट देना चाहिए, और अगर वो गलत कह रहे हैं तो उसको सू करना चाहिए उन्हें। अच्छा कामरान साहब, ये तो बता दें, मियां नवाज शरीफ साहब छुट्टी ले ली है उन्होंने पार्लियामेंट से, और उनकी छुट्टी तहरीर तौर पर मंजूर भी हो गई है। हमजा शहबाज साहब ने भी छुट्टी ले ली है, उनको भी मंजूर हो गई है। अच्छा कामरान साहब, एक और बात, बाजवा साहब को जो एक्सटेंशन दी गई उस ज़मन के अंदर मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने ये कहा कि जो एक चीज़ बता दूं आपको, उस गुनाह में कम से कम हम शरीक नहीं थे, ये तो मानते हैं ना। मैं इसी जुमले के ऊपर आ रहा हूँ कि मरियम हमने शिरकत नहीं की है। वो मरियम नवाज साहिबा ने भी यही जुमला अदा किया था कि उस गुनाह में मैं शरीक नहीं हूँ। तो कहते मोहम्मद ज़ुबैर साहब कहते हैं कि जब उन्होंने गुनाह का लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो मेरे लिए मुश्किल हो चुका था कि मैं इसको हैंडल कैसे करूं, तो मैंने फिर पहुंचाई बात। शायद इसमें जो है ना मुझे कुछ याद पड़ता है कि कुछ जो कुछ वो कोई लेजिस्लेशन होनी थी, मुझे भी कहीं पे कहा गया था कि आप आए, मगर उसके बाद जो हजरात तशरीफ लाए तो उन्होंने कहा कि ऐसा करना है तो करें, नहीं करना है तो ना करें, फिर एक एक करके सब खिसकने लग गए वहाँ से। अच्छा, आप क्या समझते हैं आने वाले दिनों में बड़े मियाँ साहब भी खामोश बैठे हैं, असम्बली के अंदर जो कुछ चल रहा है, पीपल्स पार्टी की जो ये लड़ाई चल रही है, लड़ाई में इस वाले से कह देना नूरा कुश्ती है, ये जो नूरा कुश्ती है पीपल्स पार्टी की, ये आखिर तक रहेगी या कुछ अरसा रहेगी, या पीपल्स पार्टी वजारतें लेकर इस नूरा कुश्ती को खत्म कर देगी? देखिए, फिलहाल तो वो जूस निकालना है, उन्होंने जो ना जितने दस्तूरी होते हैं उसका सबका जूस निकाल लिया। बिल्कुल ठीक है ना जी, वो सारा जूस निकाल लिया। अब उनका ख्याल ये है कि वो जो है ना वो कहीं पे जहाँ पे जो है ना वो ये मैरिज ऑफ कन्वीनियंस को जो है ना वो ख़त्म करना होगा, आसानी से ख़त्म कर लेंगे, मगर वो जो चलाक कौवा होता है वो कहाँ पे बैठता है जाके, ये फिर सबको पता है।
नहीं तो आप क्या समझते हैं कि एक तरफ जिस तरीके से पीपल्स पार्टी ये भी कह रही है, अनुशे रहमान कहती हैं कि क्या कबर पर भी टैक्स लगाया गया है, दूसरी तरफ फारूक एच नाइक साहब कहते हैं वो दिन दूर नहीं है जब ये कबर पर भी टैक्स लगा देंगे, आसिफा भुट्टो साहिबा ने भी कह दिया कि ये अवाम दोस्त बजट है क्या। तो ये बातें सिर्फ पार्लियामेंट की हद तक रहेंगी या फिर ज़ाती इनाद में भी सामने आएंगी? ये अभी फिलहाल ज़ाती अनात में सामने नहीं आएंगी। फिलहाल वो जितना नचोड़ सकते हैं वो नचोड़ेंगे, और जब ये नचोड़ने का अमल ख़त्म हो जाएगा, देखिए ये तो महदूद हो गए हुए ना सिंध तक, बाकी तो ये जो बलूचिस्तान गवर्नमेंट मिली है या बाकी जहाँ जहाँ पे जो कुछ मिला है वो तो किसी की जो ना दुआ का असर है। तो वो दुआ किसकी है वो भी बता दें। दुआ का असर है या दवा का असर है, पता है आपको भी पता है। शेख खान पर मुझे जन्म मैं कमजोर आदमी ऐसे खराब हो जाऊँ। तो वो जिस दिन जो है ना वो मामला जब उन्होंने स्विच करना था तो वो स्विच करके जो है वो फिर अपना जो है ना वो प्रॉमिस तक चले जाएंगे, उसमें कोई उनके लिए वो नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल बेस उनका वो एक ही प्रॉमिस है, बाकी जो है ना वो एक्स्ट्रा जो है वो बोनस है। अच्छा कामरान मुर्तज़ा साहब, चूँकि हम लाहौर में बैठे हैं हमें पता नहीं चलता, आपको तो इस्लामाबाद में आना जाना लगा रहता है आपका, इस्लामाबाद जाते रहते हैं आप, हल्का अखबार में बैठते हैं। एक लियाकत चट्टा साहब थे जिनके इंकशाफात आए थे, जिन्होंने बड़े बड़े लोगों पर इल्ज़ाम लगाए थे, ना उन पर तौहीन अदालत लगी, ना उनके ख़िलाफ़ कोई FIR दर्ज हुई, ना उनका कोई पता लग रहा है। ये हैं लियाकत चट्टा साहब? लियाकत चट्टा साहब हैं, मैंने एक चंद दिन पहले पढ़ा था, फिर कुछ उनके बारे में कुछ आना शुरू हुआ था, तो वो उसके बाद फिर दब गया। तो वो जब उनको इस्तेमाल करना होगा फिर इस्तेमाल कर लेंगे ना, वक्त ज़रूरत जो ना जो कोई बीमारी आती है तो फिर उसके मुताबिक दवाई दी जाती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि वो इलेक्शन का कोरोना है। वो किसी बीमारी के जो है ना वो इलाज होंगे किसी के खिलाफ, वो किसी के खिलाफ किसी बीमारी का यानी इलाज वो हो। तरियाक हैं। तरियाक है, और तरियाक पता किसको कहते हैं? अफीम को कहते हैं। ये हमें आज पता चला है। तरियाक अच्छा एक बात और आपको बता दूं, जी। ये तरियाक जो है चूंकि हम अफगानिस्तान से बॉर्डर पे तो हमें पता होता है ना ये तरियाक किसको कहते हैं। तो ये आपको ये पता है कि ये कोरोना जो है, कोरोना का नाम आपने लिया था, कोरोना जो है सबसे कम किस मुल्क में हुआ था, मतलब किस मुल्क को जिसने इफेक्ट नहीं किया था, वो अफगानिस्तान था, और उसका ताल्लुक कहीं ना कहीं पे तरियाक से बनता है। हम तो जहर का इलाज जहर से ढूंढने को तरियाक कहते हैं, ये वैसे आज आपने नई इख्तरा बताई है। अच्छा एक सर कामरान साहब, मुस्तफ़ा कमाल साहब ने एक बात की, उन्होंने कहा जी नवाज़ शरीफ साहब, आसिफ जरदारी साहब और मौलाना फजल रहमान साहब वो अपनी जेबों से 1000 अरब दें। चले मियाँ साहब और जरदारी साहब का तो मानने में आता है, मौलाना साहब के पास हैं इतने पैसे? मुझे तो कम से कम पता नहीं है, तो अगर उनको पता है तो वो ऐसे कर ले कि वो हमारी तरफ से जो है ना उसको वो उसमें डाल दें, अगर उनके इलम में। तो वो किसी ने कहा था, वो मेरे बारे में किसी ने किसी वक्त इल्ज़ाम लगा दिया कि जी मेरे लंदन में जो है 2 फ्लैट हैं। मैंने कहा कि यार ऐसे कर लो, ऐसे करते हैं कि एक तुम्हारा हो गया एक मेरा हो गया, मुझे निशानदेही कर दो सिर्फ। मौलाना साहब, इस मुल्क में क्या इस मौजूदा दौर में सियासत में शास्तगी आएगी या ये टेन्योर पूरा होता नजर आता है आपको? अच्छा, टेन्योर पूरा नहीं कर सकते। ये जो कानून का एहतराम होता है ना, ये दिल के अंदर होता है, आप जबरदस्ती नहीं करा सकते। आप मुझसे ये नहीं कह सकते कि आपने नमाज नहीं पढ़ी तो फिर आपके साथ जो ना हम ये कर लेंगे। नमाज मुझे मेरे अंदर से किसी चीज़ ने कहना है कि नमाज पढ़नी है। अगर कोई ये नहीं कह सकता कि आपने रोज़ा नहीं रखा तो फिर जो ना ये ऐसा हो जाएगा, वो मुझे किसी ने अंदर से कहना है, मेरे अंदर कि जी ये काम आपने करना है। तो कानून का एहतराम भी किसी ने अंदर से जो ना कहना है। बाकी इस तरह से इम्प्लीमेंट अगर करवाना है जोर ज़बरदस्ती से, तो उसके फिर रास्ते लोग निकाल लेते हैं। वो देखें ना, कई दिन लोग बहस करते रहते हैं उस पर कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये नहीं है। तो जिनको मतलब सबको पता होता है, मगर उसका एहतराम उस आपके अंदर होता है, और यही एहतराम जो है ना ये डेवलप हो गया है। जहाँ पे ये डेवलप कंट्रीज हैं उनके अंदर जो ना उनके आम सिटीजन के अंदर जो ना ये बात आ गई है, इसलिए वो सीधे रास्ते पे चलते हैं। यानी अमलदारी जो है वो जबरदस्ती नहीं करवाई जा सकती, वो अंदर से आवाज आएगी। मुश्किल होता है ना, आप बेईमानी कहीं ना कहीं पे कर जाएंगे ना, कहीं ना कहीं पे जब आपको मौका मिलेगा, जब आपको देखेंगे किसी सिग्नल पे जो ना इधर कोई पुलिस वाला नजर नहीं आ रहा, रात का टाइम है, आप सिग्नल तोड़ जाएंगे, तो आपके अंदर जो है ना वो जो है एक एहतराम कानून का मौजूद होना चाहिए। आपके अंदर कानून का एहतराम मौजूद होना चाहिए। बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तज़ा साहब, इस हवाले से अपना वक्त दें। दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस।
ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। इलेक्शन के नताइज पे इबहाम, एतराज़ात, दरखास्तें और फिर एक जगह पे ट्रिब्यूनल का तब्दील हो जाना, इलेक्शन कमीशन का उसके ऊपर एक नए ट्रिब्यूनल को तश्कील देना और उसके ऊपर फिर एतराज़ात का उठ के वापस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाना और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से नए ट्रिब्यूनल को मुअत्तल करके पुराने ही ट्रिब्यूनल को बहाल कर देना, ये जो फैसला है ये दीगर केसेस के ऊपर किस हद तक असरअंदाज होगा? क्योंकि वो जो मखसूस नशिस्तें हैं जो तकरीबन मुल्क भर में कुली तौर पे 77 बनती हैं, उनका मिलना या ना मिलना, इसका तो फैसला जो है वो 13 रुकनी लार्जर बेंच ही करेगा, जो फुल कोर्ट बेंच है सुप्रीम कोर्ट का। उसके जो नताइज आते हैं वो तो बात की है, लेकिन आज का जो फैसला आया इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत बसरा साहब ने। बसरा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बसरा साहब, इस्लामाबाद का जो ट्रिब्यूनल था उसको एक टेस्ट केस के तौर पे मुतारिफ करवाया जा रहा था कि वो टेस्ट केस है, अगर उसके नताइज आपके हक में निकलते हैं तो फिर उसका असर जो है वो दीगर नशिस्तों और दीगर दरखास्तों के ऊपर पड़ेगा। तो आज पुराने ट्रिब्यूनल की बहाली से क्या इम्कान दिखाई दे रहा है? यासिर भाई, कहते हैं एक झूठ बोलने के लिए आपको 100 झूठ बोलने पड़ते हैं और एक गलती को छुपाने के लिए आप 100 गलतियां करते हैं। बिल्कुल जब से इलेक्शन हुआ है तो बार बार जो इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन से पहले जो कुछ किया, जो इलेक्शन वाले दिन किया और जो इलेक्शन के बाद किया, आज भी इलेक्शन कमीशन वही कर रहा है। और वो लोग जो फॉर्म 47 पे जीते हुए हैं, आप अंदाजा कीजिए कि जीतने वालों को जब इलेक्शन ट्रिब्यूनल इस्लामाबाद ने कहा, तारिक जहांगीरी साहब ने, कि आप अपने फॉर्म 45, 46, 47 विद एफिडेविट्स और इसी तरह जो आपके रिटर्निंग अफसर हैं वो और इलेक्शन कमीशन वो अपने फॉर्म 47 दे, 45 दे, तो वो फौरी तौर पे बजाय इसके, क्योंकि वो तो जीते हुए हैं, फॉर्म 45 उनके पास तो होने चाहिए, वो कहते जनाब अगली डेट पर लेकर और वो पेश हो जाते। अच्छा, बजाय इसके कि वो फॉर्म 45, 46 देते, वो फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन, जो मैं समझता हूँ उनको डे 1 से जो उनके लिए सबसे बड़ा सहूलतकार है। और हमारा इस केस के अंदर जब हम पिटीशंस में गए हैं 72 MMNAs हैं, तो अराउंड टोटल 170 हमारी एप्लीकेशन है थ्रू आउट पाकिस्तान में। हमारा तो मेन मुद्दा ही इलेक्शन कमीशन के खिलाफ है। अब इलेक्शन कमीशन जो खुद बतौर मुलज़म एक तरह का हमारे केस के अंदर पेश हो रहा है, वो क्या करता है कि उन तीनों लोगों की पिटीशन एंटरटेन कर लेता है और खुद ही ऑर्डर कर देता है कि जी हम फलां जज को दे रहे हैं। और फिर दूसरी काम देखिए कि बाकायदा कानून पास हुआ 2017 के अंदर कि सिर्फ सिटिंग जजेस जो हैं वो ट्रिब्यूनल के अंदर बैठेंगे हाई कोर्ट के। इन्होंने क्या किया, राना अजीम साहब की तो नजर होगी इस बात पे, इन लोगों ने और दे दिया अपना ऑर्डिनेंस। किसने दिया? अभी जब केस चल रहा था लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद साहब के पास, उस दौरान अभी फैसला आना 3 दिन पहले इन्होंने एक ऑर्डिनेंस निकाल दिया कि रिटायर्ड जजेस जो है वो केसेस सुनेंगे। और कौन ऑर्डिनेंस जारी कर रहे हैं? सैयद यूसुफ रजा गिलानी साहब बतौर एक्टिंग प्रेसिडेंट, जिनके खिलाफ खुद पिटीशन मौजूद है। तो वहां पर जब ये सारा कुछ हो गया, हम इस्लामाबाद चले गए, उसके बाद आज फिर फैसला आ गया। मैं आपको यासिर भाई एक बात बता दूं, इन्होंने अब भी चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट इलेक्शन ट्रिब्यूनल वाला मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में आ गया और हम सब लोग 170 लोग पेश हुए थे आज से 5 दिन पहले। एक तो हमने कुरान पाक पे वहाँ कोर्ट में हल्फ दिया, सुप्रीम कोर्ट में काजी साहब के बाहर आके जहाँ मीडिया लगा है कि हम सब अल्लाह ताला को हाजिर नाज़र जानकर कहते हैं कि 8 फरवरी को लोगों ने इमरान खान को वोट दिया और उनके ये सिपाही जीते हुए हैं। अब वो 5 रुकनी बेंच बनेगा, उसमें अब फरीक बन गए हैं। वो जब जिस दिन केस लगेगा हम वो बताएंगे। अभी भी इलेक्शन कमीशन क्या कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से वो ट्राइब्यूनल्स जिनमें बड़े अपराइट जजेस लगे हैं वो ना सुने। और दूसरा सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ क्या कर रही है वो सुन लीजिए। देखिए, जब हमारा 8 फरवरी के बाद हमने धांधली ये नकाब करने वाली दरखास्त दी कि फुल कोर्ट बना दें, नहीं बनी। 9 मई वाली दरखास्त हो, हमारे रिटर्निंग अफसर वाली आरोप वाली की दरखास्त हो, उसके बाद हमारी मिलिट्री कोर्ट वाली दरखास्त हो, इंसानी बुनियादी हकूक वाली दरखास्त हो, वो आज तक नहीं लगी। लेकिन जैसे ही इलेक्शन कमीशन दरखास्त देता है वो ठीक 5 दिन बाद समाअत के लिए मुकर्रर हो जाती है। अब आप एक और नुक्ता यहाँ सुनने, आपका सवाल होगा, मैं उसका जवाब देता हूँ। हमारी धांधली बेनकाब करने वाली दरखास्त 8 फरवरी के बाद हमारे खिलाफ जो होता है फौरी तौर पे बल्ला छीनने वाली दरखास्त हो, आरोज वाली दरखास्त हो, हमारे खिलाफ वो ना सिर्फ फौरी समाअत के लिए लग जाती हैं,
सुप्रीम कोर्ट से फैसला भी हमारे खिलाफ आ जाता है, जो आज भी हम समझते हैं वो आईनी और गैर आईनी और गैर कानूनी था। बल्ला छीनने की वजह से जो कुछ अब कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं, ये रिजर्व सीट वाली बात कर ले, जो धांधली हुई, कभी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल। सो एक बात मैं क्लैरिटी से बता रहा हूं आपको कि अगर इन ट्राइब्यूनल्स को काम करने दिया गया, जो 7 जजेस हाई कोर्ट के लगे हैं, 2 महीने के बाद ये जो जालसाजी वाली हुकूमत है पंजाब के अंदर और मरकज के अंदर, ये हुकूमतें खत्म हो जाएंगी, क्योंकि हमें 2/3 मेजॉरिटी शौकत बसरा साहब, आज आपने महसूस नशिस्तों के हवाले से हेयरिंग सुनी सारी। मैं सलमान अकरम राजा साहब को सुन रहा था कहीं, तो वो कह रहे थे कि हमें यकीन रखना चाहिए, लेकिन हम मायूस हैं। हम मायूस होने के बावजूद भी यकीन रखते हैं कि कभी ना कभी इंसाफ होगा। आपको इस केस में क्या नजर आ रहा है? सर बहुत ही आपका सवाल है। पहली बात तो ये मायूसी कुफर है, अल्लाह हक है, अल्लाह सच का है, जुल्म और जबर की सारा जरूर खत्म होगी। जो सलमान अकरम राजा साहब ने बात कही, वो हम जो कुछ हमारे साथ 9 मई के बाद से होता हुआ चला आ रहा है। खान साहब के केस को आप ले लीजिए कि 70 साल की उम्र में कोई मुकदमा दर्ज नहीं होता, फिर खान साहब को दहशतगर्द, गद्दार, करप्ट, उसके साथ बदकिस्मती देखिए, शायद इस्लाम की हिस्ट्री में कोई ऐसा केस नहीं होगा कि उनको शादी के जुर्म में पाकिस्तान का जो वजीर आजम है वो जेल में बैठे हुए हैं, फिर उनके ऊपर 200 मुकदमा और गद्दारी का और दहशतगर्दी का दर्ज कर दिया जाता है। अब जब तमाम केसेस में बेल हो गई है, दोबारा से वो नैब ने काम अपने शुरू कर दिए हैं। बाद में दोबारा 8 मई 9 मई वाले केसेस निकाल लिए। भाई अगर 9 मई आपका दुरुस्त होता तो 8 फरवरी को कौम ने फैसला सुना दिया कि 9 मई बहाना था, तहरीक इंसाफ नहीं चाहता। अच्छा बसरा साहब, एक चीज़ ये बताइए कि आपने कहा जी 2 माह बाद नतायज उसके आ जाएंगे वो ट्रिब्यूनल के, तो 180 दिनों में वो फैसला करना है और उसके लिए मजमूई तौर पे अगर दिन देखे जाएं तो तकरीबन 1 महीना बचता है। तो क्या आप उसमें से ये दिन जो हैं, ये बीच में जो तब्दीली वाले दिन हैं, इन दिनों को मिना कर रहे हैं? कानूनी एतबार से क्या है राय, क्योंकि आप कानूनदान में। ये दूसरी बात है कि हम तो ये सुन रहे थे कि उसका फैसला तो उन्हीं दिनों में होने वाला था जिन दिनों में वो तब्दीली हुई, तो फिर अभी आप लंबा अरसा क्यों देख रहे हैं? यासिर भाई, आपने दरिया को कूजे में बंद कर दिया। जब ट्रिब्यूनल बन जाते हैं तो 180 दिन के अंदर फैसला होना होता है। बदकिस्मती से क्या हुआ कि वो लोग जिनके खिलाफ हम कह रहे हैं कि ये लोग जालसाजी से जीते हैं, ये फॉर्म 45 में हार गए थे, 47 बनाकर जितवा दिया गया, वो लोग कभी इलेक्शन कमीशन के पास चले गए, कभी अदालतों में पेश नहीं हो रहे, कभी अदालतों में जब वो जाता है कि जो हमें तो नोटिस नहीं मिले, सो ये डिले होगा। लेकिन आपका सवाल का मैं आपको बिल्कुल आपको जवाब टू द पॉइंट देता हूँ। आप फर्ज करें मेरी पेशी है 27 तारीख को, जैसे तारक जहांगीर साहब ने ऑर्डर किया है इस्लामाबाद में कि लाएं फॉर्म 45, ये मैं आज आपको बता रहा हूँ, ये नहीं पेश करेंगे फॉर्म 45, बिकॉज जब आपने फॉर्म 45 देने हैं, साथ एफिडेविट देने हैं, नहीं पेश करेंगे, यही पे आ जाए। अगर नहीं पेश करेंगे तो अदालत के पास एक इख्तियार तो है ना फिर फैसला देने का। नहीं, वो तो तारिक महमूद जहांगीर साहब ने उस वक्त भी कहा था कि अगर आप नहीं लाएंगे तो मैं फैसला दे दूंगा। हाँ, यही बात मैं कहने, अब सुन रहे ना जो सुन, मैं चूंकि सियासी भी हूँ, वकील भी हूँ, जब मैं अब ये नहीं लाएंगे तो जज साहब उस वक्त जजमेंट अनाउंस कर सकते हैं कि जी ये जानबूझकर डिले पैदा कर रहे हैं और इनको मैं डी नोटिफाई का ऑर्डर करता हूं या मैं री इलेक्शन का ऑर्डर करता हूं। दोनों चीजों में से कुछ भी हो सकता है। 27 तारीख को अब भावलपुर के ट्रिब्यूनल में मेरी पेशी मैं बात कर रहा हूँ, मेरी डेट है। इजाजुल्लाह पहले पेश नहीं हुआ, मुल्तान में उसको 20,000 का जुर्माना हुआ। अब अगर 27 तारीख को जज साहब ऑर्डर कर देते हैं कि आप फलां तारीख तक पेश करें अपने फॉर्म 45, 46, 47, वही पेश करते तो वही रिजल्ट होगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। या जज साहब उनको डिनोटिफाई करेंगे तो या री इलेक्शन अनाउंस कर देंगे और उनकी वो मेंबरशिप भी सस्पेंड कर सकते हैं फॉर द मीन वाइल। ये तो बिल्कुल है कि 1 महीने के अंदर तो फैसला नहीं होगा यासिर भाई और राणा साहब, क्योंकि उनको इन्होंने फॉर्म 45 पेश नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात सुने, जो रिटर्निंग जो हमारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे वो टीचर्स हैं, वो किसी उनकी नौकरी का मसला है, छोटे छोटे बच्चे हैं, लोग वो क्यों गलत पेनल्टी देंगे वहां पर, वो कभी जमा नहीं करवाएंगे। इसी तरह रिटर्निंग अफसर जो डीओ अपना डीसी है या एसी है या तहसीलदार था जो आपने इन्होंने क्रूनीज लगाए हुए थे, वो नहीं देंगे। उसकी वजह जब वो भी जाहिर है वो झूठा बयान होगा तो वो नहीं होंगे तो फिर ये डिले टैक्टिक्स हैं, तो उसके बाद जज साहब फैसला करेंगे कि क्या होना है। वक्त खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया शौकत बसरा साहब।
इसे अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, मुलाकात आपसे कल होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।